नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बड़ी मंजूरी, पहली बार 12,200 गांव में शुरू होगी बस सेवा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा यूसीसी पर अब विचार का सही समय। बिहार में गैस संकट चरम पर, ब्लैक में सिलेंडर 2,000 रुपए तक बिक रहे। और मिडिल ईस्ट जंग के बीच ट्रंप पुतिन की हुई फोन पर बातचीत, ईरान और यूक्रेन पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 31 प्रस्तावों पर चर्चा की है, जिनमें से 30 को मंजूरी दी गई है। बैठक में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब किसी संपत्ति को बेचने से पहले विक्रेता का नाम खनौती में मिलान किया जाएगा और अगर नाम अलग पाया गया है तो रजिस्ट्रेशन विभाग इसकी जांच करेगा। इसके अलावा सर्किल रेट पर 1% शुल्क और विकास शुल्क से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है और अब ये राशि छमाही आधार पर निकायों को दी जाएगी। कैबिनेट ने सीएम ग्राम परिवहन योजना 2026 को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा और 12,200 ऐसे गांव जहां अब तक बस सेवा थी ही नहीं, वहां पर भी 28 सीटर बसें चलाई जाएंगी। बस सेवा टैक्स फ्री रहेगी और निजी क्षेत्र को संचालन की अनुमति दी जाएगी। योजना के अनुसार बसों की सेवा अवधि 15 वर्ष तक की गई है, जबकि संचालन का अनुबंध 10 वर्ष का होगा। हर रूट पर शुरुआत में 2 बसें चलेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा बढ़ेगी। वहीं सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी बड़े फैसले लिए हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिससे प्रदेश के 1.28 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि शहरी में घर की सीमा बढ़ाकर 30 वर्ग मीटर की गई है और सरकारी कर्मचारियों के निवेश नियम सख्त कर दिए गए हैं। मोटर व्हीकल कानून में संशोधन कर ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स को राज्य में पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। कैबिनेट ने शहरी और ग्रामीण विकास के लिए खेल परिसर, डेयरी संयंत्र और 4 लेन पुल बनाने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर मंगलवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा है कि अब इस विषय पर लंबित विचार करने का सही समय आ गया है। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत के संवेदनशील प्रावधानों को रद्द करने का अंतिम अधिकार संसद का है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की है, जिसमें जॉय माल्या बागची और आर महादेवन भी शामिल थे। पीठ 1937 के मुस्लिम उत्तराधिकार कानून की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी, जिन्हें मुस्लिम महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण बताया गया है। अदालत ने कहा है कि जल्दबाजी में सुधार करना महिलाओं के अधिकारों को घटा सकता है और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई कानूनी खालीपन न पैदा हो। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि यदि विवादित धाराएं रद्द होती हैं तो उनके स्थान पर क्या व्यवस्था लागू होगी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची ने कहा है कि याचिका में भेदभाव का मुद्दा मजबूत है, लेकिन इस पर निर्णय लेना संसद का कार्यक्षेत्र है। अदालत ने यह भी याद दिलाया है कि पहले कई बार सुप्रीम कोर्ट ने संसद के समान अधिकार संहिता पर विचार करने की सिफारिश की है। पीठ ने कहा है कि सामाजिक और व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के लिए विधायी प्रक्रिया सबसे उपयुक्त रास्ता है। बिहार के कैमूर जिले में एलपीजी की भारी कमी ने आम लोगों को मुश्किल बढ़ा दिया है। बिहार के कैमूर जिले में एलपीजी की भारी कमी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के दावे के बावजूद यहां गैस की सप्लाई बाधित है और कई लोग सिलेंडर के लिए ब्लैक मार्केट की ओर मजबूर हैं। कैमूर की स्थानीय गैस एजेंसियों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन रोजाना आने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल रहे। स्थानीय उपभोक्ताओं ने बताया है कि गैस के लिए रोज बुलाया जाता है, लेकिन मिलती नहीं है और ब्लैक में 1800 से 2,000 रुपए में सिलेंडर बिक रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि घरों में खाना बनाने तक की समस्या हो गई है और अगर सप्लाई नहीं मिली तो जीटी रोड जाम जैसी कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी मालिक का फोन बंद है और कोई जवाब देने वाला नहीं है। इससे परेशानी और भी बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया है कि सुबह से गैस के इंतजार कर रहे हैं और कई बार एजेंसी पर आने के बावजूद खाली हाथ लौट रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर की भारी कीमत और सप्लाई में बाधा रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। कुछ ने चेतावनी दी है कि अगर घर घर गैस नहीं पहुंची तो सड़क जाम करना पड़ेगा।
लकड़ी पर खाना बनाने की मजबूरी ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ब्लैक मार्केट में गैस मिलने की वजह से आम जनता को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों की तरफ से कोई स्पष्ट हल नहीं निकलने से लोगों में असंतोष और बढ़ रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हालात जल्द सुधरने की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। मार्च की शुरुआत में ही देश भर में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है और रात में भी गर्मी का एहसास होने लगा है। उत्तर और पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, जबकि पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने राजस्थान, गुजरात और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। IMD के अनुसार 11 मार्च तक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और विदर्भ के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दिन का पारा सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। पश्चिम मौसम के असामान्य बदलाव के सक्रिय होने से 10 से 15 मार्च के बीच हिमालयी राज्यों में गरज चमक और ओलावृष्टि की संभावना है। उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। देश के करीब 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और झारखंड में 10 से 11 मार्च को गरज के साथ बारिश के आसार हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 से 13 मार्च तक हल्की वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 15 मार्च तक बारिश जारी रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सोमवार को करीब 1 घंटे लंबी फोन पर बातचीत हुई। रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक पुतिन ने ईरान के जंग को तुरंत खत्म करने का रास्ता सुझाया और इसे राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से हल करने पर भी जोर दिया है। इस बातचीत में दिसंबर के बाद पहली बार दोनों नेताओं ने चर्चा की है और अमेरिका की पहल पर यह कॉल हुई है। दोनों नेताओं ने ईरान की जंग के अलावा यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान की स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है। पुतिन ने खाड़ी देशों और अन्य नेताओं से हुई बातचीत का भी हवाला दिया। उशाकोव ने इसे बहुत अहम और उपयोगी बातचीत बताया और कहा है कि आगे इससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है। यूक्रेन मुद्दे पर ट्रंप ने कहा है कि युद्ध का जल्द अंत अमेरिका के हित में है और इसके लिए युद्ध विराम और लंबे समय के समझौते की जरूरत है। पुतिन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान को जल्द से जल्द राजनीतिक तरीके से समाप्त करने की भी अपील की है। बातचीत में दुनिया के तेल बाजार और वेनेजुएला की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संवाद के जरिए विवादों को सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी साझा किया है कि रूसी सैनिक यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं, जो कीव सरकार को बातचीत के लिए प्रेरित कर सकता है। उस्ताद जाकिर हुसैन की 75वीं जयंती के अवसर पर नीता अंबानी ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संगीत जगत के कई नामचीन कलाकार मौजूद रहे और उन्होंने जाकिर हुसैन के संगीत और उनकी विरासत को याद किया। कार्यक्रम में उन कलाकारों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने भारतीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। नीता अंबानी ने मशहूर कलाकार हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, शिवमणि और तौफीक कुरैशी को सम्मानित करते हुए उनके संगीत के प्रति समर्पण और योगदान की भी सराहना की। इस दौरान उन्होंने जाकिर हुसैन और इन कलाकारों के बीच रहे गहरे रिश्ते और संगीत की साझी परंपरा को भी याद किया। आयोजन में मौजूद कलाकारों और मेहमानों ने भी महान तबला वादक को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम को खास बनाने में थिएटर निर्देशक फिरोज अब्बास खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनकी वजह से आयोजन की प्रस्तुति और भी प्रभावशाली बनी। आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन 15 दिसंबर 2024 को एक फेफड़ों की गंभीर बीमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण हुआ था। इस बीमारी की वजह से उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी हुई थी। उनका अंतिम संस्कार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, जहां परिवार, करीबी मित्र और संगीत जगत से जुड़े लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
डेविड धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की नई रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पहले ये फिल्म 5 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाकर 12 जून कर दिया है। फिल्म के फैंस अब बेसब्री से इस रोमांटिक कॉमेडी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म उनके फैंस के लिए एक बड़ी रोमांचक पेशकश साबित होगी। नई तारीख के साथ ही सिनेमाघरों में इसका अनुभव और भी रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिलीज की डेट टलने के बाद मेकर्स ने सोशल मीडिया पर भी इस खबर की पुष्टि दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी भी दी गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दर्ज कराने वाली भारतीय टीम के लिए कुल 131 करोड़ रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। यह राशि 15 खिलाड़ियों के अलावा कोचिंग स्टाफ और अन्य सपोर्ट स्टाफ को भी मिलेगी। इनाम का सबसे बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों को मिलेगा, जबकि सपोर्ट स्टाफ को उनके पद और जिम्मेदारी के अनुसार राशि दी जाएगी। यह इनाम 2024 टी20 वर्ल्ड कप के 125 करोड़ रुपए की तुलना में 6 करोड़ रुपए अधिक है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम को बधाई देते हुए उनकी सफलता और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। यह ऐतिहासिक जीत खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए एक बड़ा उत्सव का कारण बनी है। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए ये पुरस्कार उनकी मेहनत और समर्पण को मान्यता देने का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद बीसीसीआई ने टीम के हर सदस्य की उपलब्धियों को सराहा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।